है हमको फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनिट 1 है जो फिजिक्स की है। यूनिट 1 जो है वो फिजिक्स की है, और फिजिक्स के लिए कई सारे आपको फंडामेंटल चीजें याद होनी चाहिए। जैसे सपोज कीजिए न्यूटन के लॉज, उसके अंदर एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं किए गए हैं, मगर अगर आपको न्यूटन के लॉ पता नहीं है तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं ले पाएंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ये फंडामेंटल लॉज में आते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ये जो है ये सब फंडामेंटल लॉज है, तो इनको समझना भी बहुत क्रूशियल हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग, आप फिजिक्स के बारे में पुराने तौर पर देखते हैं कि फिजिक्स में आप लोगों ने क्या देखा है, क्या है जो हम एंशिएंट टाइम्स में देखते हैं। जब हमारा मेसोपोटामिया हो गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग भी कुछ ना कुछ साइंटिफिक थिंकिंग रखते थे, चाहे उनके पास टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस वो ना हो, मगर स्टिल वो कुछ ना कुछ साइंटिफिक थिंकिंग रखते थे, फिनोमिनास को देखते थे। सपोज कीजिए आर्यभट्ट हो गए, XYZ, कोई भी आदमी जो अर्लियर एंशिएंट पीरियड्स का है, उसने सोलर एक्लिप्स के बारे में बताया है ना, लूनर एक्लिप्स के बारे में बताया, चंद्र ग्रहण है ना, जो कल परसों हम लोगों ने देखा है ना, तो ये सब चीजें उन्होंने पहले भी बताई है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कोई नेचुरल फिनोमिना देखा है। उस नेचुरल फिनोमिना को चाहे वो पूरी तरीके से ना समझे हो, मगर हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि कुछ तौर पर वो समझे उस चीज को, तो वो चीज हमारा को देखना पड़ेगा। फिर आई 16वीं शताब्दी, ब्रिटेन के अंदर क्या हुआ 16वीं शताब्दी के अंदर, 16th सेंचुरी के अंदर ब्रिटेन के अंदर क्या हुआ, इवन आप और ज्यादा प्रिसाइज रहेंगे तो वेस्ट यूरोप के अंदर क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुए, रेनेसा का वो पीरियड आया, तो वहां पर कई सारे इन्वेंशंस हुए, स्टीम इंजन्स, कई तरीके के लॉज का इन्वेंशन हुआ, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स को प्रोडक्शन को हाइप करने के लिए कई सारे इन्वेंशंस किए गए। वहां से आइंस्टाइन, न्यूटन जिसको हम लोग सभी जानते हैं फादर ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स कह सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स के फादर कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्लासिकल फिजिक्स या फिर मैकेनिकल फिजिक्स के फादर कौन है, न्यूटन, है ना। तो वहां से उन्होंने फिर लॉज ऑफ इनर्शिया, लॉज ऑफ रिएक्शन एंड एक्शन, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, कैलकुलस, मैथमेटिक कैलकुलस, ये सब चीजें वहां से उन्होंने निकालकर हमको दी। फिर आई 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, 20th सेंचुरी के अंदर ये जो साइंटिफिक फिनोमिना पहले जो 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी के अंदर जो यूरोप के अंदर कंसंट्रेटेड था, जो अमेरिका के अंदर कंसंट्रेटेड था, वो 20th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, वो इंटरनेशनल हो गया। साइंस अब वेस्टर्न यूरोप या फिर अमेरिकन कंट्रीज तक ही सहमत नहीं रही, अब वो चीज ग्लोबलाइज्ड हो गई। क्या हो गई, ग्लोबलाइज्ड। अब आप देखिए कि साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ साइंस, या फिर फिजिक्स कह सकते हैं टू बी मोर प्रिसाइज। अगर हम लोग फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के लिए भी कह सकते हैं, और अगर साइंस की बात हो रही है तो साइंस में क्या है, सिस्टमैटिक। पहले क्या हो रहा था, सिस्टमैटिक सिस्टम को नहीं फॉलो करके वो एक फिनोमिना पे, वो एक रिजल्ट पे आ रहे थे, है ना। अब क्या हो रहा है, अब वो एक साइंटिफिक फिनोमिना, साइंटिफिक एक्ट को फॉलो कर उस फिनोमिना, उस जड़ तक पहुंच रहे हैं कि ये जो चीज है XYZ, कोई भी चीज है, ये हो रही है तो इसके पीछे एक सिस्टम चल रहा है कि इस तरीके से ये चीज होगी, वरना ये चीज नहीं होगी। यही है साइंटिफिक साइंस। क्या है मॉडर्न साइंस, यही तो है जिसमें हम वेरिफिकेशन को देखते हैं, जिसमें हम मैथमेटिकल मॉडलिंग को देखते हैं, जिसमें हम फॉल्सिफिकेशन को देखते हैं, असत्यापन, किसी चीज को गलत साबित करना भी एक तरीके का साइंस ही कहलाता है। सिस्टमैटिक स्टडी, रीजनिंग, तर्क को हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हुए इस चीज को फॉलो करते हैं। तो ये सब चीजें हम लोगों को फिजिक्स के अंदर ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आप डिपेंड कीजिए क्वेश्चंस के ऊपर, यूनिट 1 से क्वेश्चन कैसे आएंगे। यूनिट 1 से क्वेश्चंस किसी भी तरीके से आ सकते हैं। सपोज कीजिए आपको डिफाइन करना है व्हाट आर द 3 लॉज ऑफ न्यूटन के 3 नियमों के बारे में बताइए। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टी, इनकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, ये सब चीजें आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड
और क्या था, पैरामैग्नेटिक। अब उसमें डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक के अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। जैसे समझिए कि डाईमैग्नेटिक अगर कोई चीज है, सपोज कोई मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बना हुआ है, सपोज कीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा जाता है। डायमैग्नेटिक स्पेशली याद रखिए, मैं आपको प्रिसाइसली जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, मगर अभी हम क्वेश्चंस के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। कोई अगर सपोज कीजिए मैग्नेटिक फील्ड है ना, और यहां पर अगर आपने कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को इसमें रखा है तो ये क्या 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 दिखाएगा आपको, ये उस डायमैग्नेटिक फील्ड के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा, है ना। और ये इसको वीक से स्ट्रांग की तरफ नहीं, स्ट्रांग से वीक की तरफ लेकर आएगा। प्रॉपर्टी क्या होती है, वीक से स्ट्रांग की तरफ ले जाना। बाकी इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर स्ट्रांग से वीक की तरफ लेकर जाएगा। कमजोर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसमें काम नहीं करता है, उल्टा काम होता है, यहां पर स्ट्रांग से वीक की तरफ लेकर जाएगा। वहीं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अगर रखे नहीं, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर आप रखेंगे तो ये बेसिक प्रिंसिपल पर काम करेगा, वीक टू स्ट्रांग। मगर जो वो सब्सटेंस आप बीच में रख रहे हो इसको मैग्नेटाइज, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, चुंबकीय जो उसकी प्रॉपर्टी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कंपेयर टू जब हम लोग फेरामैग्नेटिक सब्सटेंस इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो हाईली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। जो सब्सटेंस इसके अंदर हम लोग रख रहे हैं वो हाईली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा और वो वीक से स्ट्रांग की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहां कंफ्यूजन नहीं होना है, ये क्वेश्चन आपके 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, इसमें कई अलग अलग तरह के सब्सटेंस होते हैं। जैसे सपोज कीजिए डायमैग्नेटिक अलग सब्सटेंस हो गया, फेरोमैग्नेटिक के अंदर आयरन आता है, कोबाल्ट आता है, निकल आता है, ठीक है। डायमैग्नेटिक के अंदर गोल्ड आता है, ठीक है। और जो पैरामैग्नेटिक है उसके अंदर टंगस्टन आता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि फिजिक्स के अंदर ऐसा ही चलता है। यहां पर सर ये ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर कंसेप्ट की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर कंसेप्ट की जानकारी अगर आपको होगी तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। किस तरह की तकलीफ, जो सब्जेक्टिव मैटर्स के अंदर आती है, जैसे वहां पर आपको चीजें रटने का कई सारा काम पड़ेगा। यहां पर अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो आपको एज सच रटने की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। यहां पर अगर आप कंसेप्ट अगर आपको याद है तो आपके साथ वो चीज हो जाएगी। नेक्स्ट चीज आप देखिए, दो तरह की फिजिक्स होती है सर, एक होती है क्लासिकल फिजिक्स, एक होती है क्वांटम फिजिक्स, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल पे। सेम चीज इकोनॉमिक्स के अंदर भी होती है, सेम चीज इकोनॉमिक्स के अंदर भी होती है, ठीक है। एक है क्लासिकल, फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर क्या होता है, मैकेनिक्स इंक्लूड की जाती है, थर्मोडायनेमिक्स इंक्लूड किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स यूज की जाती है। वहीं जो क्वांटम फिजिक्स है वहां पर इलेक्ट्रॉन के जो अंदर है, सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनके बारे में जो जानकारी होगी वो माइक्रो लेवल पे है, बहुत बारीकी से। एटम वैसे ही छोटा होता है, एलिमेंट के अंदर एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, है ना, बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं। उस लेवल की जानकारी को क्या बोला जाता है, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, और उसको क्वांटम फिजिक्स भी बोला जाता है ना। क्लासिकल फिजिक्स में मैकेनिक्स आता है, ऑप्टिक्स आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आते हैं, और क्या आता है आप लोग बताइए, फ्लूइड डायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स भी आते हैं उसके अंदर। थर्मोडायनेमिक्स के 4 लॉज होते हैं, मगर आप लोगों के लिए इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो 4 लॉज इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 लॉज इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको 3 लॉज दिखाऊंगा, ठीक है। अब आती है मैकेनिक्स की बात, तो विद इन मैकेनिक्स भी कई तरीके के फोर्सेस लगते हैं, सच लाइक लीनियर फोर्स, देन कम्स थर्ड 3 लॉ जो न्यूटन के हमारे नियम है, 3 नियम वो हैं, प्लस उसके अलावा और क्या हो सकता है,
सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, ये सब चीजें मैकेनिक्स के अंदर ही इंक्लूड की जाती है। ठीक, ऑप्टिक्स के अंदर आप लोग क्या पढ़ेंगे कि लाइट के क्या क्या फिनोमिना हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक, टेलीस्कोप, ये सब ऑप्टिक्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल एनर्जी के बारे में इंक्लूड किया जाएगा। सपोज कीजिए एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन डी अट्रैक्शन का जो फोर्सेस होता है उसकी जानकारी हमको देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा लिख लीजिए। क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स deals with, classical physics deals with macroscopic phenomena. Classical physics deals with macroscopic phenomena. स्थूल तथ्य, हिंदी मीडियम वालों के लिए स्थूल तथ्य के ऊपर निर्भर रहती है, deals with. It includes mechanics, electrodynamics, optics and thermodynamics. Mechanics means यांत्रिक, thermodynamics means बिजली की गति विज्ञान, हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स ऊष्म का विज्ञान, ऑप्टिक्स मींस प्रकाशिका, प्रकाशिकी। ठीक है, उसके अलावा आप लिखिए मैकेनिक्स के अंदर, लिखिए आप एरो लगाकर लिख लिए मैकेनिक्स के आगे, लॉज ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये सभी मैकेनिक्स के एग्जाम्पल्स हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। मैग्नेटिक मींस चुंबक, चुंबक की जो तर्क है वो इसमें बात की गई है। ऑप्टिक्स के लिए लिखिए आप प्रकाशिकी, फिनोमिना इंक्लूडिंग लाइट, जहां पर भी लाइट के बारे में जानकारी दी गई है वो ऑप्टिक्स में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट लिखिए थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, ताप की अगर कहीं पर बात होती है, एंट्रोपी की अगर कहीं पर बात होती है, एंथैल्पी की अगर कहीं पर बात होती है तो वो थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर डील किया जाता है। एंट्रोपी, ENTROPY, एंथैल्पी ENTHAPY। ठीक है, नेक्स्ट चीज लिखिए माइक्रोस्कोपिक डोमेन, माइक्रोस्कोपिक डोमेन और क्वांटम फिजिक्स, है ना। एरो लगा के लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर and structure of matter at minute scale of atom, nucleus and their interactions. माइक्रोस्कोपिक बेसिकली सपोज कीजिए कि माइक्रोस्कोपिक को कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर at minute scale of atoms and nucleus and their interaction. सपोज कीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर
प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन, जो कि बेसिकली पॉजिटिव होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप लोगों को ये जरूर पता है कि एक एटम के अंदर न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और विद इन उसके भी क्वार्क करके एक चीज होती है, क्वार्क। ठीक, ये विद इन होती है। और एटम के अंदर जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, उनके भी अंदर क्वार्क होते हैं। ठीक है, अप एंड डाउन क्वार्क, ये अलग अलग चीजें। बाकी हमको यहां तक इतना याद रहना है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के आगे क्वार्क होता है। इसके आगे हम लोगों को जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो हायर फिजिक्स का कोई हमारे को यूज नहीं आ पाएगा। सपोज कीजिए ये न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रॉन है ये आपस में कनेक्टेड रहेंगे। जो यहां पर न्यूक्लियस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, आपस में अट्रैक्शन रहेगा। क्या एक नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स रहता है। इसी चीज की जानकारी को हेल्प आउट करने के लिए क्वांटम फिजिक्स का सहारा लिया जाता है कि ये किस तरीके से स्टेबल रहेंगे। आपस में अट्रैक्शन भी है, आपस में डिस्ट्रैक्शन भी है। ये आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, दूर भेजेंगे। वहीं जो प्रोटॉन है वो इन दोनों को अट्रैक्ट करेंगे ना। तो ये सब चीज को एक स्टेबल तरीके से समझने के लिए क्वांटम फिजिक्स का सहारा लिया जाता है कि नहीं? आप इतनी बात समझिए कि कोई नेगेटिवली चार्ज और कोई पॉजिटिवली चार्ज आपस में अट्रैक्ट रहेंगे, और जो कोई सेम चार्ज रहे, नेगेटिव नेगेटिव, तो वो आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। ये चीज समझने वाली बात है। तो इस चीज को डील किस चीज में किया है? इसको डील किया है क्वांटम फिजिक्स में। क्वांटम फिजिक्स के अंदर। और इसी फिजिक्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक के अंदर मैकेनिक्स आती है, ऑप्टिक्स आता है, थर्मोडायनेमिक्स आता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशन। टेक्नोलॉजी इज बैड। ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली हम लोग जनरली बड़े पैमाने पर देखा जाता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है। समझिए आप कि कोई इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में कोई इलेक्ट्रेड हो रहा है, तभी तो एटम बना हुआ है। वो काफी मजबूत फोर्स होता है व्हेन इट कंपेयर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इतना मजबूत फोर्स नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू, किसी भी दो मासेस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। गुरुत्वाकर्षण जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है? गुरुत्वाकर्षण। इसके बारे में आप लिख लीजिए थोड़ा। फोर्स ऑफ, इसको हम डिटेल में देखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक। फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन, आपसी आकर्षण। फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स by the virtue of their masses, by the virtue of their masses। किन कारणों की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? क्या कारण है? कारण क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो उनमें कितना वजन है कि नहीं। कोई चीज अगर ऊपर से गिरती है, अगर वो फ्री फॉल है, सपोज कीजिए ये डस्टर यहां से मैं गिराता हूं, सपोज ये डस्टर यहां से गिरता है, तो मैंने इस पे कोई फोर्स, कोई ताकत नहीं लगाई, मगर ये फिर भी गिरा, तो किस कारणवश गिरा? यहां नीचे कोई ऑब्जेक्ट है,
उसका अपना रहता है, वो ऑब्जेक्ट वही है, उसका अपना एक मास है, इसका एक अपना वजन है, मगर मैंने इस पे कोई फोर्स नहीं डाला। ये सपोज कीजिए मैंने इसको फ्री फॉल करने के लिए छोड़ दिया, तो ये नीचे गिरेगा। रीजन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। इसी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों के रेस्पेक्ट की बात हो रही है, उन दोनों के रेस्पेक्ट में ये चीज रहेगी, यही ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है। इसमें दो जो मासेस की बात करी है, दो ऑब्जेक्ट के वजन की जो बात करी है, ये उनकी जो प्रॉपर्टी की बात करी है कि कोई से भी दो ऑब्जेक्ट हो सके, अर्थ भी हो सकती है, मार्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो। कंपेयर हो सकती है चीज, सपोज कीजिए इन दोनों के बीच को भी कंपेयर कर सकते हैं, मगर सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि वो इन दोनों को हम लोग आइसोलेशन में देखें और किसी चीज को महसूस ना करें, सिर्फ इसी चीज पर हम लोग अड़े रहें कि हम इसी चीज में देखेंगे, और ये भूल जाना है कि और कोई फोर्स यहां पर लग रहा है। हमको सिर्फ ये देखना है कि इन दोनों में आपस में फोर्स लग रहा है। ठीक है, कई सारी चीजें ऐसी आपको सामने देखने को मिलेगी जहां पर हम लोग क्लासिकल चीज एग्जांपल लेंगे। सपोज कीजिए, वो आपको मैं न्यूटन्स के लॉ में दिखाऊंगा क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल। सर ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर सपोज कीजिए कोई पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी है, तो क्या ये फोर्स आपस में अट्रैक्ट करेगा कि डिस्ट्रैक्ट करेगा? डी अट्रैक्ट करेगा, है ना। वहीं अगर आप देखिए कि अगर कोई चीज पॉजिटिव है और कोई चीज नेगेटिव है, तो क्या ये चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी? यस। यहां पर क्या होगा? यहां पर ये डिस्ट्रैक्ट करेगी, है ना। यही है, लिखिए आप लोग, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो फोर्स होता है, फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। कॉमा चार्ज एट रेस्ट, चार्ज्ड एट रेस्ट, कॉमा फोर्स इज गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ। सपोज कीजिए कि कोई चार्ज्ड बॉडी है, ये एक चार्ज बॉडी है, ये एक चार्ज्ड बॉडी है। सपोज कीजिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब आप इन दोनों के बीच में अगर आप इनको पास में रखेंगे तो क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी? क्या ये अट्रैक्ट करेंगी? तो ये तो क्या हो गया, अट्रैक्शन वाले को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यही है। जब ये दोनों आपस में पास आ जाएंगे, सपोज कीजिए ये पास आ गए, तो ये खुद का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड भी बना लेंगे, है ना, बनाएंगे। आपने देखा होगा दो चुंबक हैं, जब आप छोटे थे तो उन दोनों चुंबकों को आप जब जोड़ेंगे तो उसके पास में अगर कोई सी भी थोड़ी भी दूर, सपोज कीजिए ये आपने छोटे थे जब आप ये आपने एक चुंबक लाके रख दी, है ना। चुंबक का एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। अब आपने उसके पास में उसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड वो बनाएगी, क्या वो बनाएगी कि नहीं बनाएगी? अगर आप इस चुंबक के पास, ये एक मैग्नेट है, इसके पास अगर कोई मेटल लेकर आते हो, मेटल लेकर आते हो, तो क्या ये मैग्नेटिक वो उसके बिल्कुल पास लाने की जरूरत पड़ेगी आपको? उसके बिल्कुल पास लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो थोड़ी दूर से ही उसको अट्रैक्ट कर लेगी। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को आप बात करते हो तो वहां पर सिर्फ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल नहीं होता है, वहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ही आ जाती है ना। तो आप जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली ही जनरेट हो जाता है, इनबिल्ट है वो। अगर आप ये करेंगे तो वो चीज हो ही जाएगी, ठीक है। आप यूं कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पर चार्ज भी होगा, दोनों चीज है, वाइस वर्सा है। अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पर दो चार्ज पार्टिकल भी होंगे। विद द हेल्प ऑफ मशीन, विद द कोई भी टेक्नोलॉजी की मदद से अगर भी वो चीज करी गई तो भी वो चीज होगी। क्या होगा?
हम लोग कहां तक पहुंच गए, ग्रेविटी से नहीं जुड़ी हुई रहेगी, वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस वहां पर लगने चाहिए। ठीक है, आप लिखिए, नेक्स्ट लिखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ये सभी जो हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हो गया और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हो गया, ये चारों दीज आर द फंडामेंटल फोर्सेस। क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस। कभी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द फंडामेंटल फोर्सेस इन द फिजिक्स, तो उसमें आप ये आंसर लिख सकते हैं। फर्स्ट क्या लिखेंगे, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड फोर्थ है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस इतने वीक नहीं होते हैं कि वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस इनसे वीक हैं, हाँ कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से वो थोड़े से वीक होते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, कमजोर न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये जो है ये इतना वीक नहीं होता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स से वीक नहीं होता है, ये उससे मजबूत होता है। बाकी इसको वीक इसलिए बोला गया है क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लिखिए आप लोग, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, इट बाइंड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध कर रखता है। फुल स्टॉप। विदाउट अट्रैक्टिव फोर्स कॉमा एंड न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल, अस्थिर हो जाएगा। अगर ये अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होंगे, जो स्ट्रॉन्ग और वीक की हम लोग बात कर रहे हैं, स्पेशली स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं, अगर ये फोर्सेस नहीं होंगे, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होंगे, तो एक एटम, एक मॉलिक्यूल या फिर कोई केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सपोज कीजिए कोई न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, XYZ कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, फ्यूजन होता है, फिजन होता है, या तो चीजें जुड़ेगी या फिर चीजें टूटेगी, यही तो होता है। तो आप देखिए वहां से इतनी एनर्जी कैसे आ रही है, कहां से आ रही है वो एनर्जी? वो एनर्जी ये फोर्स ही दे रहे हैं। वो जो रिएक्शन में आप लोग वो एनर्जी निकल कर आती है, सर अब है तो यूरेनियम ही, ये हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, यूरेनियम ही, मगर ये एक बड़ा एटम होता है, इसकी एटॉमिक एनर्जी बड़ी है। ये टूटता है, ये जो यूरेनियम है ये टूटता है, तो वहां से जो एनर्जी निकलती है बेसिकली वही न्यूक्लियर एनर्जी होती है। और वो न्यूक्लियर एनर्जी कैसे लगती है? जैसे सपोज कीजिए कोई चीज टूटी है और उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ने उस चीज को होल्ड करके रखा हुआ है। अगर आप सपोज कीजिए उस चीज को तोड़ते हैं तो क्या वो एनर्जी रिलीज करेगा? ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि वो एनर्जी कहां से आई? वो एनर्जी उसके अंदर ऑलरेडी थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन उसको बाइंड कर उस चीज में समेट कर रखे हुए थे। अगर आपने उस चीज के साथ कोई रिएक्शन करी तो वो चीज टूट जाएगी, टूटेगी तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो न्यूक्लियर ब्लास्ट होंगे, जैसा कि नागासाकी एंड हिरोशिमा में हुआ था। दैट इज व्हाट हैपेंड, यही तो हुआ था। आप लिखिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस बाइंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन in a nucleus, full stop. Without attractive forces, a nucleus will be unstable due to electric repulsion between proton. सपोज कीजिए सर कोई न्यूक्लियस है, सपोज कीजिए सर न्यूक्लियस है, इसके अंदर रहता है प्रोटॉन,
अब सर आप देखिए प्रोटॉन के ऊपर चार्ज रहता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन तो फिर भी दूर है कंपेयर टू प्रोटॉन, है ना, तो इनके बीच की रिपल्शन फिर भी कम होगी, इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगी, इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगी ना, क्योंकि हम लोग तो ज्यादा पास में, मैग्नेटिक फील्ड के और ज्यादा पास में आ जाएंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगी। तो जब तक अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस अगर नहीं रहेंगे तो जो एटम है, जो मॉलिक्यूल है, जो कंपाउंड है, वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर रिपल्शन फोर्सेस हावी हो जाएंगे। अगर रिपल्शन फोर्सेस हावी हो गए तो वो एटम, वो न्यूक्लियस टूट जाएगा, है ना। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए कौन आया है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। कौन आए? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, मजबूत परमाणु बल। ठीक, लिखिए, इट इज चार्ज्ड इंडिपेंडेंट। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, इट इज चार्ज्ड इंडिपेंडेंट। क्वार्क के बारे में आप लोगों को जानकारी है? क्वार्क के बारे में जो मैंने भी आपको बताया था, सबसे बड़ा, सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन से छोटा किसी एटम के अंदर होता है क्वार्क। बस इतनी ही जानकारी हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है प्रीलिम्स बेसिस पे। नेक्स्ट चीज लिखिए आप, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, आप इसके नाम पर मत जाना, इसका नाम सिर्फ वीक इसलिए रखा गया है क्योंकि कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ये जो वीक है ये उससे कमजोर है, उससे कमजोर दिखाने के लिए इसको वीक रखा गया है। ये वीक इतना नहीं है। सबसे वीक कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे वीक ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये जो फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे वीक कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और सबसे मजबूत कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। लिखिए, appears only in certain nuclear phenomena. Appears only in certain nuclear phenomena या फिर process such as beta decay of a nucleus. beta डीके। बेसिकली बीटा डीके क्या होता है? सपोज कीजिए एक न्यूट्रॉन है, उसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन। एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन। अब सपोज कीजिए वो कोई प्रोटॉन है, वो किसी कारणवश चेंज हो गया है, किसके अंदर? किसी और मॉलिक्यूल के अंदर, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन के अंदर चेंज हो गया है। और सपोज कीजिए कोई न्यूट्रॉन है जो प्रोटॉन के अंदर चेंज हो गया। दोनों ही स्थिति में क्या हो रहा है? इसको बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? बीटा डीके। बीटा डीके बेसिकली क्या है कि कोई प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन के अंदर चेंज होता है या फिर कोई न्यूट्रॉन किसी प्रोटॉन के अंदर चेंज होता है तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? बीटा डीके। और जब ये होता है तो इस फिनोमेना के अंदर फिर क्या लगता है? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। जब ऐसा कुछ होगा तो वहां पर उन आपसी में जो चेंजेस हुए हैं, जो कुछ प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर बदले और कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर बदले, तो वहां जो फोर्सेस लगेंगे वो कौन से होंगे? वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होंगे। जब तक ये बीटा डीके नहीं होगा, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस काम में नहीं आएंगे। और बीटा डीके होता रहता है, अपनी प्रॉपर्टीज को वो टाइम के अनुसार कोई भी एटम चेंज करता रहता है। अगर वो चेंज करेगा तो वहां पर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस लगते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है। बीटा डीके के अंदर क्या है? और ये न्यूट्रल होते हैं। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है? नहीं। प्रोटॉन जो है बीटा डीके के अंदर, वो न्यूट्रॉन के अंदर बदल जाएंगे और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर बदल जाएंगे। अगर ये फिनोमिना होता है, अगर ये फिनोमिना होता है तो कौन से फोर्सेस लगेंगे? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। समझ में आया?
ठीक है, लिखो आप लोग। अब हम लोग आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, पहले आप थोड़ा सा सुन लो। लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। जब कब तक रेस्ट पे रहेगा, कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे एक्ट नहीं करता है ना। और दूसरी कंडीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हिलडुल रहा है, तो वो तब तक आगे बढ़ता रहेगा, तब तक कि उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर रोक ना दे। बेसिकली आप लोग ये चीज समझ रहे हैं क्या है, ये चीज होती नहीं है ना। मगर उन्होंने जब क्लासिकल मैकेनिक्स को बनाया, तो न्यूटन ने बनाया क्लासिकल मैकेनिक्स को। क्लासिकल मैकेनिक्स को जब उन्होंने बनाया तो उसमें एक चीज उन्होंने फिक्स रखी थी कि आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि ऐसा होता है। कई सारी चीजें उन्होंने ऐसी बनाई जहां पर उन्होंने फ्रिक्शन को नहीं दिया है। कई सारे कैलकुलस के जो मेथड्स हैं वहां पर उन्होंने बोला है कि फ्रिक्शन नहीं लगेगा। मगर क्या ऐसा हो सकता है? क्या फ्रिक्शन को आप कभी भी हटा सकते हो? नहीं हटा सकते, फ्रिक्शन कभी भी नहीं हटता। मगर उन्होंने कई ऐसी चीजें रखी थी जहां पर फ्रिक्शन हटा दिया गया है। क्या हो गया इसके? ठीक है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ क्या है? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आप किसी बॉडी पर किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो वो उस डायरेक्शन में उस चीज को मूव करके ले जाएगी। डिपेंड करता है कि आप कितनी ताकत लगा रहे हो या फिर कितनी स्पीड से वो चीज जा रही है। जितनी स्पीड से वो जा रही है उस चीज से आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि इस पे कितना कितना फोर्स लगा है। दोनों चीजें लागू हो सकती है इसमें। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एंड थर्ड चीज है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? एवरी रिएक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। अगर आप सपोज कीजिए मैं इस डस्टर को ऐसे दबा रहा हूं, तो मैं इस पे जितना फोर्स लगा रहा हूं इतना ही फोर्स ये भी मुझ पर लगा रहा है। सेम चीज ऐसा है कि सपोज आप बैठे हैं, सपोज आप इस चेयर पर बैठे हैं, तो उस चेयर से आप नीचे की तरफ भी एक फोर्स लगा रहे हैं, चाहे आप कुछ भी नहीं कर रहे, मगर वो ग्रेविटी की वजह से और आपकी जो वेट की वजह से है और आपकी जितनी हाइट है उस हाइट की वजह से लग रहा है वो वेट उस पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी वाला मामला हो जाएगा। मगर हम लोग उसको आगे हम देखेंगे। तो ये वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन किसी भी चीज को, सपोज कीजिए कोई फुटबॉल है, अगर आपने उस फुटबॉल को किक किया है तो आपने जो किक का जो टच पॉइंट है जहां पर आपने फुटबॉल को टच किया है, तो आपने जितना फोर्स उसको दिया है उतना ही फोर्स उसने आपसे लिया है। आपने देखा होगा कि कभी कभार हम लोग कूदते हैं, किसी मंजिल से कूदते हैं, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी वहां से नीचे गिरती है। अब सोचो हमारा पांव टूटता कैसे? हमने तो एनर्जी रिलीज कर दी, पांव टूटा। कहीं ऊंचाई से गिरते हैं तो पांव टूटता है, पांव नहीं टूटेगा हाथ टूटेगा, हाथ नहीं टूटेगा तो सर फूटेगा, कुछ तो होगा। रीजन क्या है सर? रीजन ये इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। एवरी रिएक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्योंकि जब उसने आपको फोर्स दिया तो आपकी जो बोन है उसने उतना फोर्स लेने की उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? क्रैक आ जाएगा। क्रैक आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर। और फिर हम लोग क्लास नहीं आ पाएंगे। ठीक है, लिखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इतना थोड़ी आता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसमें सबसे पहले आता है इनर्शिया। इनर्शिया जड़, जड़ का कानून, नियम। सबसे पहले इनर्शिया का लॉ आता है। इनर्शिया का लॉ बेसिकली क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है इनर्शिया का लॉ? जब तक इफ एक्सटर्नल force not exerted
ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। चीजें अगर बदलेगी, सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वहां पर वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स यहां पर अलग अलग वेज में लग रहा है, यहां पर आगे बढ़ाने के लिए लग रहा है और उस कंडीशन में रोकने के लिए लग रहा है। ठीक है, आप लिखिए लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ, थिंग्स कैनॉट स्टार्ट कॉमा स्टॉप और चेंज डायरेक्शन। चीजें अपने आप नहीं रुकेगी, अपने आप शुरू नहीं होगी और डायरेक्शंस नहीं बदलेगी, अपनी जो दिशाएं हैं वो नहीं बदलेगी। कब तक नहीं बदलेगी? बाय देमसेल्फ, ऑल बाय देमसेल्फ। एंड इट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फोर्सेस to cause such change। ठीक है सर, बेसिकली आप लोगों के लिए इतना सा बोला गया है कि सपोज कीजिए ये फुटबॉल है, ये किसी जगह पर रखी हुई है। अगर ये फुटबॉल है, ये रेस्ट पर रहेगी। कब तक रहेगी? इट विल रिमेन इन रेस्ट, जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगते हैं। अगर सपोज कीजिए इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्सेस लग जाता है तो ये फुटबॉल क्या करेगी? ये फुटबॉल मूव करेगी। एक्सटर्नल फोर्सेस लगने के बाद आफ्टर एक्सटर्नल फोर्सेस ये चीज मूव करेगी, यहां आ जाएगी। डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर ली है, सपोज कीजिए d, है ना। अब ये यहां पर आ गई है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया का क्या कहना है कि ये चीज मूव करती रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर इसको रोक ना दे, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो स्पीड ब्रेकर हो, XYZ कोई भी चीज हो, तो वो चीज वहां पर रुक जाएगी। आया है समझ में? लिखो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कॉमा it will remain at rest, comma unless a net force act on it। next लिखिए, if an object is in motion, comma it will stay in motion, comma unless a net force act on it। यही बात को मैंने लिखवाया है, इसी बात को लिखवाया है। ठीक, नेक्स्ट चीज लिखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन या फिर न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एरो लगा के लिखिए, एक्सेलरेशन of an object as produced by a net force is directly proportional to magnitude of a net force, comma in the same direction। बेसिकली अगेन फुटबॉल है, सपोज कीजिए इस पे हमने कोई फोर्स लगाया है, फोर्स मींस ताकत। अगर हमने इस पे कोई फोर्स लगाया है तो ये चीज मूव करेगी आगे। यही लॉ ऑफ इनर्शिया कह रहा है कि ये चीज मूव करेगी।
मगर कितनी मूव करेगी, कैसे मूव करेगी, इसको उन्होंने सेकंड लॉ में एक्सप्लेन किया है। सपोज कीजिए कोई फोर्स हमने लगाया है, फोर्स ताकत होगी, कोई ताकत, कोई ताकत अगर फुटबॉल पे लगाई है तो वो कितनी स्पीड से, कितनी तेजी से वो आगे बढ़ रही है, कितनी तेजी से वो आगे बढ़ रही है, बेसिकली उसको सेकंड लॉ समझाता है ना। और सपोज ये आगे बढ़ी तो ये यहां पर आएगी, तो यहां पर जब वो आएगी तो यहां पर भी एक स्पीड उसके पास रहेगी, किस वे में वो आगे बढ़ रही है, तो इसको वो ये लॉ समझाता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही चीज को समझा रहा है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू एम ए, F इक्वल्स टू एम ए। और यहां पर m क्या है, मास, मास किसका, इस फुटबॉल का वजन। और एक्स ए क्या है, यहां पर एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन है। बेसिकली ये फॉर्मूला ऐसे होता है, ये आप लोग लिख लीजिए। कभी अगर आपको बड़ा क्वेश्चन आता है तो अगर उसमें आपसे सॉल्यूशन नहीं बैठ रहा है तो आप फॉर्मूले का सहारा भी ले सकते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, F इक्वल्स टू, F इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू dP एंड dt। यहां पर जो P है ये मोमेंटम है, क्या है, मोमेंटम। जब हम लोग वर्क वाला जो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट उठाएंगे उसमें हम लोग मोमेंटम को बहुत डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर P क्या है, मोमेंटम, कितना चेंजेस हुआ। मोमेंटम बेसिकली ये वेलोसिटी के अंदर कितनी बदलाव हुई। उसके बाद हम लोग यहां पर आएंगे, वेलोसिटी मींस ये यहां पर जो u है ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी, और जो v हो गया ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। और dt यहां पर टाइम है, कितना टाइम उस चीज को लग रहा है, ठीक है। आप ये चीज लिख लीजिए। और k इक्वल्स टू 1 ही रहेगा, k इक्वल्स टू 1। k क्या है, बेसिकली कांस्टेंट है ना। आप इसको देखिए। अब आप देखिए यहां पर बहुत सारी बार ये होता है, क्वेश्चंस देख लेते हैं, इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हो सकता है कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति या कोई राइडर एक बाइक पर जा रहा है ना, और सपोज कीजिए उसकी बाइक प्लस सब कुछ का 63 केजी वेट है। सपोज कीजिए 63 केजी उसमें वेट है, बाइक प्लस जो उसके ऊपर बैठा हुआ है। सपोज कीजिए उसको ब्रेक लगाना है ताकि वो रुक जाए, है ना। अब इसमें ब्रेक लगाना है और वो रुक जाए। इनिशियल वेलोसिटी आप यहां पर लीजिए 8.5, ठीक है। ब्रेक लगाना है तो ब्रेक लगाने पर जो फाइनल वेलोसिटी वो होगी 0। ब्रेक लगाने पर कोई भी आदमी रुकता है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, यहां पर 0। हमको मास पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो क्या हम लोग ब्रेक लगा सकते हैं, ऑफ कोर्स लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू एम ए, F इक्वल्स टू एम ए। मगर आप उसमें ऊपर देखिए कि यहां पर V माइनस यू भी है, इसको ये भी लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं ना इसको। तो हम लोग बेसिकली इसको क्या लिखेंगे, फोर्स इक्वल्स टू M। M यहां पर क्या है 63 केजी, 63 केजी इनटू U क्या है, U क्या है 8.2। दिस इज कॉल्ड इनिशियल, कि वो इतनी स्पीड से चल रहा था। तो सपोज कीजिए उसने ब्रेक लगाने के अंदर 3 सेकंड में उसने ब्रेक लगा दी। कितने सेकंड के अंदर उसने ब्रेक लगाया, सपोज कीजिए 3 सेकंड के अंदर गाड़ी रुक जाती है।
तो कितनी फोर्स का वो ब्रेक लगा है, बेसिकली हम लोग वो चीज फाइंड कर रहे हैं। ठीक, अब आप देखिए कि फाइनल वेलोसिटी है, ब्रेक लगाने पर क्या होता है, व्यक्ति रुकता है, तो फाइनल वेलोसिटी 0, 63 इंटू फाइनल वेलोसिटी 0 है तो -8.5 इंटू 3 क्या है, हो सकता है ये इतने अमाउंट का, इतने न्यूटन का फोर्स वहां पर आपके लगा है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो शायद 1.8 या 1.5 ऐसा कुछ करके कुछ आएगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट लिखिए, थर्ड लिखिए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन हैज, लिखिए, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसको समझाने की एज सच आप लोगों को विशेष जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टेबल वाला एग्जांपल मोर देन सफिशिएंट है। सपोज कीजिए आप किसी फुटबॉल को जोर मारते हैं या फिर किसी टेबल को धक्का देते हैं, तो टेबल भी आपको उतने ही न्यूटन का धक्का देती है, मगर आप उस चीज को महसूस नहीं कर पाते हैं, है ना। वही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आज के लिए अपनी क्लास इतनी ही रहेगी। कल से हम लोग नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है हमारा, जो कोर्स के अंदर वेल स्टैब्लिश्ड है, जैसे कि वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसके बारे में हम लोग, उसमें पावर को उन्होंने 2 बार मेंशन किया हुआ है, हम लोग एक ही बार में हो जाएगा। फ्रिक्शन है उसके अंदर, तो फ्रिक्शन है इसलिए हमको 3 लॉज ऑफ न्यूटन का पढ़ना बहुत जरूरी है जाता है। ठीक है, आपको आज जो 3 क्वेश्चन बेसिकली इससे आए हुए थे, एक और वाला क्वेश्चन था ORE, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, उनके बारे में आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा लिखा है कि किस तरह का वो क्वेश्चन था। ये हम लोगों के कोर्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक आएगा ही आएगा, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी आएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कल से कैरी फॉरवर्ड करेंगे अच्छे से।